नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका जीएस दुनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबके सामने आज मैं पॉलिटी शुरू करने वाला हूं। पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज से हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पर डे मतलब दिन प्रतिदिन इसके एक वीडियो आप सबको मिलते रहेंगे। तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को शेयर भी करते रहें। तो आज से हम लोग अपनी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पूरे शुरू से लेकर कैसे हम पॉलिटी का अध्ययन करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक के हम इसके अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या होता है कि करीब 1600 में एक विदेशी कंपनी भारत में आती है। विदेशी कंपनी भारत में अंदर व्यापार करने के मतलब से आती है, इरादे से आती है और लगभग धीरे धीरे वो सत्ता पर अपने काबिज होने के लिए प्रयास करती है। और करीब करीब 300 साल की उत्तरदायी शासन से भारत के देशवासियों को उसने अपने कैदी बनाकर छोड़ दिया। मतलब उसने हमारे देश में 300 सालों तक लगभग शासन किया। 300 या 350 सालों तक का हमारे देश में शासन किया और ना ही कोई प्रावधान था वहाँ पे, ना ही कोई व्यवस्था थी। जिसका जो मन करता था अपने हिसाब से कानून बनाकर चलाता था। तो इसी सब को सुधार के लिए, इन सब के लिए कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण की बात चली। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण मतलब एक संविधान होना चाहिए। तो उसी को देखते हैं कि हम लोग भारत में भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो हम लोग पहले पॉइंट से इसको देखने को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरीके से कैसे है। हम देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्मित हो गया था। भारतीय संविधान जो है हमारा ये निर्मित हो गया था 26 नवंबर 1949 को लेकर, ठीक है। लेकिन इसमें पूर्व ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसे अधिनियम और चार्टर पारित किए गए जिन्हें भारतीय संविधान का आधार माना गया था। मतलब इससे पहले हमारा जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो इसको जो है मतलब सबसे पहले ब्रिटिश संसद द्वारा इसमें कुछ अधिनियम थे, कुछ जो चार्टर एक्ट थे, इसके मतलब संविधान मतलब जो कानून थे उनको जो है बांटा गया था। उनके हिसाब से कुछ अधिनियम से बनाए गए थे। तो हम देखते हैं ब्रिटिश संसद, आज हम अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो है कि मतलब कैसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम और चार्टर मतलब उसके जो अधिनियम जो कानून व्यवस्था थी उसके बारे में आज हम विशेष से अध्ययन करेंगे। देखते हैं तो हम देखते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम या चार्टर, ठीक है, चार्टर या उसकी योजना जो उसकी योजना थी जो उसने बनाने के लिए किया। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इसको दो भागों में इन्होंने विभाजित कर रखा था। दो भागों में हम इसको देखते हैं, दो भागों में क्या चीज है, ठीक है। हम देखते हैं पहला इन्होंने कंपनी के मामलों के प्रभावी मतलब एक इनका शासन जो कंपनी का एक शासन था। इन्होंने कंपनी का शासन मतलब ब्रिटिश शासन जो था, कंपनी का शासन था एक 1773 से लेकर 1858 तक का इस काल को क्या कहते हैं। ये काल जो था सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकरण मतलब इसकी शक्ति जो है एक ही जगह पे थी, ठीक। कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक का जो कंपनी का शासन था वो क्या था, केंद्रीकृत था, ठीक है। सेकंड नंबर पे इन्होंने क्या कि साम्राज्य के हितों के लिए, यहाँ पे साम्राज्य के हितों के लिए सुरक्षा के लिए तो ताज का शासन मतलब सेकंड में ताज। तो जो 1858 से लेकर 1947 तक का जो शासन था ये विकेंद्रीकरण था। 1900 आप सबको ये चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे है।
थोड़ा सा 1858 से लेकर 1947 तक का जो शासन था वो विकेंद्रीकरण का था। मतलब विकेंद्रीकरण मतलब उसमें सेंट्रलाइज, उसका कोई भी विकेंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण था इसमें। फिर अब हम इसके आगे धीरे धीरे, पहले हम कंपनी का शासन देखते हैं 1773 से लेकर 1958 तक के जो इसके केंद्रीकरण थे इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद 1858 से लेकर 1947 के बारे में। तो हम देखते हैं अगले, ठीक है, हम अगला अपना देखते हैं किस तरीके से इसमें हुआ है, शासन कैसे चला है, हम इसको देखते हैं। चार्टर, हम इसके चार्टर हैं कुछ जो ब्रिटिश शासन काल में बनाए गए थे, उन चार्टर का पहले हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो यकीन रखिए, पेशेंस रखिए, आप सबको पॉलिटी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो है, ठीक है। हम पहला देखते हैं, पहला हमारा क्या है, 1726 का चार्टर, 1726 का राज्यालेख, 1726 का राज्यालेख। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, 1726 का राज्यलेख इस एक्ट के अंतर्गत है। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ चीजें हैं, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका हर एक एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, प्री के निकालने के लिए ये बहुत ही सफिशियंट है। तो देखते हैं, पहले इसके अंतर क्या किया गया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एवं उनको परिषद को, मतलब जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के जो वहाँ पे गवर्नर थे, मतलब इन सब के जो वहाँ के गवर्नर थे, इनको क्या कहते थे, इस अधिनियम के, मतलब इस 1726 का जो राज्यलेख था, इस अधिनियम के अंतर्गत इनको विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। विधि बनाने का मतलब अधिकार इनको दे दिया गया, अर्थात इनको कानून बनाने की जो शक्ति थी, उनको शक्ति प्रदान कर दी गई थी 1726 के। इस सब का अगर आप लोग को एक बात, इन सब का पीडीएफ आपको लोग को टेलीग्राम के, हमारे टेलीग्राम के चैनल जीएस दुनिया में आप जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे उस चैनल को, तो वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। एक दिन के बाद इसको आपका पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो गवर्नर विधि, मतलब कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति, मतलब कानून बनाने की इनको शक्ति प्रदान कर दी गई, ठीक है, प्रदान कर दी गई, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या, इसकी विधि बनाने की मतलब शक्ति प्रदान की गई। हम लोग देखते हैं 1773 का। अगला हम लोग देखते हैं हमारा क्या आता है अगला। इसमें बस इतनी सी ही बातें थी, हम अगले की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें अगले पॉइंट में क्या होता है। अगले पॉइंट में हम देखते हैं अपने किस तरीके से इसको हम करते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट है, सेकेंड नंबर का है पॉइंट है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसमें देखते हैं उस समय के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पॉइंट नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, उस समय के जो वहां के ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1772 में एक कथित संसदीय समिति पारित, मतलब प्रतिवेदन किया गया, वहां पे एक बनाया गया। प्रथम प्रयास था कि जिसके माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाए। मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने 1772 में उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे एक्ट को पारित किया, एक ऐसा एक्ट पारित किया कि जिससे भारत में जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन करने की व्यवस्था थी, उसको केंद्रीकृत किया जाए, मतलब
केंद्रीकरण की नींव पड़ी। मतलब हम लोग अगर भारत में शासन करने की नींव कहाँ से बता सकते, केंद्रीकरण के ब्रिटिश सरकारों द्वारा जो केंद्रीकरण की नींव थी वो कब पड़ी, तो 1772 में एक्ट जो पारित किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, ये सबसे पहले नींव रखी गई थी, केंद्रीय प्रशासन की वहां पर नींव रखी गई थी। फिर देखते हैं इसमें सेकंड नंबर का हम लोग का पॉइंट देखते हैं, मद्रास बम्बई, मद्रास मद्रास बम्बई, बम्बई मद्रास बम्बई, बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब मद्रास की प्रेसिडेंसी, मद्रास बम्बई की जो प्रेसिडेंसी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी, मतलब जो बंगाल है हमारा आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलकर उस समय बंगाल कहा जाता था, तो उसमें मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी, मतलब वहाँ जो गवर्नर थे उन सबको मिला करके क्या प्रेसिडेंसी किसके, बंगाल के अधीन कर दी गई। मतलब प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई, ठीक है ना, अधीन कर दी गई, ठीक है, इसके अधीन कर दी गई, ठीक है, बंगाल के अधीन कर दी गई, बंगाल के अधीन कर दी गई। थर्ड नंबर का पॉइंट हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को तीन प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब मद्रास जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को हेड बना दिया गया। किसके हेड बना दिया गया इसको, तीनों प्रेसिडेंसियों का, तीनों प्रेसिडेंट मतलब बंगाल, मद्रास और बम्बई मतलब बम्बई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड किसको बना दिया गया, जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे उनको जो है इसका हेड बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को इसका हेड बना दिया गया। तो हम इसको देखते हैं कि 1772 में सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थ ने एक एक्ट 1772 में पारित किया, जिससे जो है कि इसमें हम अपने शासन की केंद्रीकृत नींव को रखते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे था कि हम सेकंड पे देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी अधीन हो गई। फिर देखते हैं सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल जो थे हमारे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। उसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग को कलकत्ता में जो है सबसे पहले क्या था, उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया। मतलब उच्चतम न्यायालय बोले तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया। सुप्रीम एसपी लिख देते हैं, क्यों एससी लिख देते हैं, मतलब सॉरी एससी, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया था यहाँ पे, ठीक है। इसका अभिलेख प्रावधान किया गया, मतलब यहाँ पे एक अभिलेख न्यायालय था। इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता नगर के नागरिकों को, जो इसका मतलब एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का वहाँ पे बनाया गया, एक न्यायालय बनाया गया जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता के निवासियों के लिए था, कलकत्ता के नागरिकों तक ही यहाँ पर सीमित था, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों, मतलब जो यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट था, इस सुप्रीम कोर्ट को मतलब वहाँ पे किसको, सिविल आपराधिक मतलब आपराधिक मामले, नौसेना के मामले तथा धार्मिक मामलों पर अधिकार प्राप्त था। मतलब जो उस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में जो सुप्रीम न्यायालय बना था, उसमें हमको किसको, सिविल अधिकार मामले, नौसेना, कलकत्ता का जो न्यायालय क्षेत्र, जो दायरा था उसका किस चीज पे वो न्याय दे सकता था, सिविल का मतलब जो जन सेवा, जो यहाँ के जन लोग हैं, निजी लोग हैं, उनके प्रति, आपराधिक मामले, नौसेना और धार्मिक मामलों पर उसको न्याय देने का अधिकारिता प्राप्त की थी, ठीक है। 1774 में भारत में
1774 में क्या होता है, 1774 में हम देखते हैं 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कर दी जाती है, मतलब कलकत्ता में की गई है। ठीक है, कलकत्ता में इसको एकदम इस्टेब्लिश कर दिया, मतलब स्थापना इसकी यहाँ कर दी गई पूरे भारत के लिए, मतलब पूरे भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी वो 1774 में भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना कर दी गई थी, मतलब भारत अर्थात इंडिया के लिए इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, इसमें देखते हैं इसके पहले तीन अपर न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अपर न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि हम इसके आगे देखते हैं, इसमें इसको रब कर दे रहा हूं मैं। आप सब इसकी पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको हमारे जीएस दुनिया चैनल पे एक दिन बाद आपको मिल जाएगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कलकत्ता का जो हमारा न्यायालय था, कलकत्ता का न्यायालय था। कलकत्ता के न्यायालय में क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अपर न्यायाधीश थे, 3 अपर, एक मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 अपर न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके सबसे पहले जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश की जो मांग थी, मुख्य न्यायाधीश इनका नाम था, मुख्य न्यायाधीश जो थे, मैं इनका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था सर एलिजाह एम्पे, सर एलिजाह एम्पे। ठीक है, सर एलिजाह इम्पे, इनका नाम सर एलिजाह इम्पे था। ठीक है, सर एलिजाह इम्पे था, इसके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है सर, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात क्या की गई कि नॉर्थ जो ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थ ने 1772 में उन्होंने संसदीय एक समिति का प्रतिवेदन किया, मतलब एक समिति गठन किया। ठीक है, समिति गठन किया, जिसके बाद इन्होंने क्या किया, समिति गठन करने के बाद इन्होंने एक ऐसी माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। उसके बाद जो मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों के जो है अधीन कर दिया, मद्रास बम्बई जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जो वहाँ के नागरिकों के लिए केवल रखी गई थी। फिर उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें सिविल, आपराधिक और नौसेना तथा धार्मिक मामलों की अधिकारिता प्राप्त की। 1774 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, भारत में की गई। जो हम लोग को कलकत्ता में की गई वो केवल कलकत्ता वासियों के लिए, पहले जो किया गया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो कलकत्ता वासियों के लिए थी, लेकिन 1774 में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अपर मुख्य न्यायाधीश थे और सर एलिजाह एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इतनी चीज में आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आई थिंक, उम्मीद करता हूं मैं। अगले हम देखते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब क्या होता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या होता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो त्रुटियां हुई थी उनको दूर करने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में बना, मतलब इसमें जो 1773 की जो त्रुटियां हुई थी उनको दूर करने के लिए। तो इसमें एक नीति थी कि कलकत्ता जो वहां की सरकार ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रदेशों, दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बना सकती है। मतलब वहां पे उन्होंने क्या किया कि क्या कर सकते हैं, कलकत्ता की जो सरकार थी, बंगाल और बिहार
बिहार, और उड़ीसा, और उड़ीसा, 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 उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि, मतलब इन सब प्रदेशों के लिए जो है वो क्या कर सकती है, विधि, विधि, विधि मतलब विधि बना सकती है, विधि मतलब कानून बना सकती है, विधि मतलब कानून, कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। इस चीज को आप बाकायदा समझ रहे हैं ना, कानून बना सकती है, ठीक है। ये इसकी एक त्रुटि थी जो उसमें उस चीज में छूट गई थी, उस चीज को बनाया। हम अगला देखते हैं यहाँ से कि हमारा क्या अगला है। अगला हम देखते हैं कि 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट है, मतलब हम इस पे देखेंगे कि 1774 में 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट मतलब पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट का विस्तृत रूप पिट्स इंडिया एक्ट है। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का विस्तृत रूप था, मतलब विस्तृत रूप था, विस्तृत रूप था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ये विस्तृत रूप था। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में निर्मित हुआ, वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का विस्तृत रूप था। इस अधिनियम में कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व को दावे का पहला दावे मतलब पहला वैधानिक दस्तावेज था। मतलब ये क्या है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो भारतीय राज्य क्षेत्र में, मतलब अगर आप कह सकते हैं कि ये जो 1784 का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट था, इसने क्या किया था, ये पहला संवैधानिक मतलब एक स्वामित्व ब्रिटिश ताज के लिए, मतलब एक ये ब्रिटिश शासन के लिए, ब्रिटिश शासन के लिए ये वैधानिक, ब्रिटिश शासन के लिए वैधानिक मतलब वैधानिक दस्तावेज था। वैधानिक मतलब एक पुख्ता सबूत था कि वैधानिक मेरा शासन यहाँ पर है, दस्तावेज था, ये वैधानिक दस्तावेज था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला वैधानिक दावा मतलब कानूनी दावा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर करती है तो कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है ना। कंपनी के शासन को इसमें दो भागों में बांट दिया गया। जो कंपनी का शासन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत ही, ब्रिटिश एक्ट इंडिया के अंतर्गत ही क्या किया था कि कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया था। कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया था, दो भागों में बांट दिया गया था। पहले किस में गया, कंपनी के शासन को दो भागों में, राजनैतिक, दूसरा कितना था, व्यापारिक, ठीक है ना, व्यापारिक। इसमें क्या होता था, इसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। इसके सदस्य कितने थे, 6 सदस्य थे, वो भी नियंत्रक मंडल का गठन करते थे, ठीक है। फिर इसमें कंपनी के मतलब ये नियंत्रक थे, ये इसके नियंत्रक थे, नियंत्रक मतलब कंट्रोलर थे, ठीक है, नियंत्रक। फिर इसमें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, मतलब ये किसका था, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा था, ये कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा था, ठीक है ना। इस पे ठीक है, इसमें क्या था, इस चीज को समझिए। कंपनी को 1784 के दो बारे में राजनीतिक और व्यापारिक में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है ना। फिर इसमें कर्मचारियों को उपहार देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब इसमें क्या हुआ था कि एक चीज और थी कि कंपनी के लोगों को व्यापारिक अधिकार दिलाने में, मतलब व्यापारिक उपहार देने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी को क्या किया गया था, कंपनी में उपहार देने के मतलब कर्मचारियों को कोई उपहार नहीं दे सकता था। उपहार के लिए
पाबंदी लगा दी गई थी। उपहार के लिए उपहार नहीं दे सकते थे आप, जो है जैसे आजकल हम लोग में होता था कि उपहार दे देते हैं, तो यहाँ वो उपहार नहीं। फिर इसमें अगले पंगे कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट थी। मतलब भारत में क्या हुआ था कि भारत में जो अंग्रेज थे उनके ऊपर अगर कोई मुकदमा होता तो वो उसकी सुनवाई भारत में नहीं होती, उसकी सुनवाई कहाँ पे, इंग्लैंड में होती। उसकी सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये हुआ ना 1784 में। हमने पॉइंट को देखा, क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट क्या है कि 1784 का जो है ये सबसे ऊपर क्या है, 1784 का ये सेटल एक्ट, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का ये विस्तृत रूप है। यहाँ पे सबसे पहला दावा किया जाता है कि उन्होंने भारत में अपना अधिकार कर लिया है। फिर उसके बाद कंपनी के शासन को 2 भागों में बांट दिया गया, एक राजनैतिक और व्यापारिक। राजनैतिक में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल का गठन करते हैं और कंपनी में व्यापारिक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। कंपनी में इसमें क्या किया था, कंपनी को उपहार देने के लिए मनाही कर दी गई थी कर्मचारियों को। उसमें भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर, अगर भारत के ऊपर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो हमारा पहला वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो को लेकर जल्द ही आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।